सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इधर जा। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब पे। मैं हूँ नीरज और आज हम वर्कशीट नंबर 40 यानी कि 40 करने वाले हैं। अब तक हम वर्कशीट 39 कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट यानी कि जो अभी पिछला हफ्ता गया है उसमें हमने क्या पढ़ी थी, ज्योग्राफी का हमने एक चैप्टर पढ़ा, यानी कि भूगोल की जो आपकी पुस्तक है उसका एक चैप्टर पढ़ा था। और ये जो आपकी 9th की वर्कशीट आई है ये है इस बार की लोकतांत्रिक राजनीति की, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस की आपकी बुक है उसका हम चैप्टर पढ़ेंगे। आपका है पाठ संस्थाओं का कामकाज। यहाँ विद्यार्थी आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो इस वर्कशीट में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया, यानी कि जो नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया है वो क्या है, किस प्रकार से नीतिगत फैसले लिए जाते हैं और कौन कौन इसमें अपनी भूमिका निभाता है और किस किस के जरिए यह पूरा कार्य होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपका दिया हुआ है कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार है उसको केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। आगे है, और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं। तो अब देखिए हमारे केंद्र के स्तर पे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकार है उसे केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। अब इनकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई संस्था तो चाहिए, यानी कि जो भी इनके महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका जो निभाती हैं उन संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे केंद्र की सरकार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो इसमें आपका पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो ये तीनों की तीनों क्या करती हैं, केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो देखते हैं कैसे। अब देखिए विधायिका क्या करेगी, कानून बनाती है। विधायिका कानून बनाएगी, यानी कि जो भी केंद्र सरकार ने कहा है कानून बनाने के लिए, तो उसमें केंद्र सरकार तो कानून नहीं बनाएगी, कोई ना कोई तो और कार्य करेगा। तो उसमें क्या है, इनकी हेल्प करने के लिए विधायिका क्या करती है, कानून बनाएगी। और कार्यपालिका कानून का पालन करने वाली होती है, यानी कि इसको क्या करेगी, ये लागू करेगी। कार्यपालिका क्या करेगी, लागू करेगी, इस पे कार्य करेगी। इसके बाद न्यायपालिका क्या करती है, कानून की सही समीक्षा करने वाली होती है, यानी कि इसके आगे है संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, क्यों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस, विकास कार्यों पर खर्च करती है, यानी कि जो टैक्स इकट्ठा करके क्या कहाँ खर्च करती है, सेना, पुलिस या विकास कार्यों पे खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाएं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सकें। तो इसलिए हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। विकास की जो भी हम विकास के कार्यों में पैसे खर्च कर रहे हैं वो सही तरीके से खर्च हों और लोकतंत्र सही से काम करे। इसके बाद है इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में कौन कौन है। अब देखते हैं इनमें जो अधिकारी की बात की गई है तो कौन कौन से अधिकारी जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपके इसमें है, देखो पहले राष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, फिर है संसद। तीन की हम बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति, जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी, यानी कि देश का सबसे बड़ा अधिकारी, यानी कि जो आपके राष्ट्रपति का पद है वो सर्वोच्च है। राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी भी कार्य को करना है तो इनकी मंजूरी जरूरी है। नेक्स्ट के बाद है प्रधानमंत्री। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, यानी कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो जो भी अधिकार हैं उनके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं, प्रधानमंत्री ही करते हैं। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, यानी कि जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी होती है तो राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री करते हैं कि इनको शिक्षा मंत्री बनाया जाए, इनको कपड़ा मंत्रालय का मंत्री बनाया जाए,
इनको रक्षा विभाग का मंत्री बनाया जाए। तो इस तरीके से अलग अलग जो उनके हैं कार्य उनको बांट दिए जाते हैं। और नियुक्ति के बाद है संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर बनती है। तो संसद के 3 अंग होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो अब देखिए इनकी राष्ट्रपति की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये हमने इसमें इतना पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे जो सबसे टॉप मोस्ट पे जो हमारी सरकार है राष्ट्रीय स्तर पे, उसको क्या कहा जाता है? केंद्र तथा संघ कहा जाता है। और इनको जो केंद्र के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनको फैसले लेने वाली जो आपकी संस्थाएं हैं 3 हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। ये कानून बनाएगी, ये लागू करेगी, ये इसके ऊपर सही समीक्षा करेगी। नेक्स्ट इसके बाद है राजनीतिक संस्थाओं के क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि जो भी टैक्स वसूला जा रहा है उसका सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो विकास सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और लोकतंत्र ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसमें देश के काफ़ी हमारे जो देश के जो अधिकारी हैं इसमें शामिल होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अधिकारी। तो ये काफ़ी बड़े अधिकारी हैं। देखो राष्ट्रपति, इनके बिना कोई काम ही नहीं होगा, इनके साइन के बिना। और प्रधानमंत्री, इनकी तो सरकारी होती है, और बाकी जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो इनकी यही करते हैं राष्ट्रपति से सिफारिश करके। इसके बाद संसद के आपके 3 सदन हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद इन तीनों से मिलके बनती है। इसके बाद है लोकसभा बनाम राज्यसभा, यानी कि अब हमें अंतर देखना है कि इन दोनों में क्या अंतर है आपका लोकसभा और राज्यसभा में। तो आइए हम देखते हैं। हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। यानी कि राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे मामले हैं जिसमें सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। देखिए, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। यानी कि अब जैसे आपकी फ्रेंड वगैरह के साथ कोई बहस होती है, इस तरीके से अगर लोकसभा राज्यसभा में कभी भी कोई कानून पारित करने के लिए मतभेद होता है तो किसकी मानी जाएगी, किसकी सुनी जाएगी? लोकसभा की सुनी जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट इसके बाद है पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सब सुझावों को माने या ना माने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो। तो इसमें देखो क्या होता है, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसे बहुमत हासिल हुआ हो। आगे आपका है लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य। अगर लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि मंत्रिपरिषद पे विश्वास नहीं है, यानी कि उनको मंत्रिपरिषद पे विश्वास नहीं है, उनके जो कार्य हैं उनको सही नहीं लगते, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री सहित सभी क्या करेंगे, उस पद को छोड़ेंगे, जबकि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इतना आपको क्लियर होगा। आपके कुछ इसमें अंतर दिए गए हैं, तो ये अंतर कौन कौन से हैं आपके, आप इसे 1 2 3 आपके 2 और ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट आप इसे लर्न करें और समझें। एक बार खुद से रीड करें, इसे समझें, तब आपको सही से समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक आपके लिए टफ है। तो इतना आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जिसे हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं? इनकी प्रमुख शाखाओं के नाम बताओ। तो आइए इसका उत्तर यह है, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक सरकार का गठन किया जाता है जिसे केंद्र सरकार या संघीय सरकार कहा जाता है। जो हमने पढ़ा था सबसे फर्स्ट वाली लाइन है ये। अब इस क्या है, केंद्र सरकार यानी कि इसकी शाखाओं के इसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऐसा आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? तो इसमें पहला है लोकतंत्र की सफलता के लिए, यानी कि देश के विकास के लिए और कानून के शासन के लिए। 4th है शांति, सम्मान तथा स्वतंत्रता के लिए,
आपको क्लियर होगा। देश में कानून बनाने के लिए हमें ज़रूरी है इन संस्थाओं का और देश के विकास के लिए और शांति तथा स्वतंत्रता बनी रहे। नेक्स्ट इसमें है थर्ड आपका, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आपके इसमें भूमिका निभाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और संसद प्रमुख जो होते हैं इसके अंदर भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, लोकसभा राज्यसभा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इजी आंसर है इसमें। राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा निम्न सदन है। इसके बाद नेक्स्ट है राज्यसभा आपका स्थायी सदन है, लोकसभा आपका अस्थायी सदन है। इसके बाद नेक्स्ट है राज्यसभा कम शक्तिशाली है, लोकसभा अधिक प्रभावशाली। तो आपको क्लियर होगा जो आपका राज्यसभा है, ऐसे मान सकते हो ये आपका राज्यसभा है ऊपर और नीचे आपका ये लोकसभा है। तो आप ध्यान रखना लोकसभा वाले कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं, राज्यसभा वाले ऊपर रहते हैं। तो ये आपका लोकसभा यानी कि निम्न सदन, राज्यसभा यानी कि उच्च सदन। और राज्यसभा आपका स्थायी है लेकिन लोकसभा आपका अस्थायी है। और ऐसे ही राज्यसभा कम शक्तिशाली लेकिन लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। तो इसमें हमने इतना ही कंप्लीट किया है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं की है मैंने, इसमें ज़्यादा नहीं तो फिर काफ़ी बोरियत होने लगती है। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से शेयर कर दें और इसे एक लाइक ज़रूर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वर्कशीट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक कमेंट ज़रूर करके जाएं। ओके, थैंक यू।